नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं एमपी पटवारी की हिंदी को। तो डेली एक वीडियो लेकर आते हैं, उसी सीरीज में हम आज भी एक वीडियो लेकर आए हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि आपके पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। तो हम डेली एक वीडियो लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप डेली वो वीडियो देख रहे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे एमपी पटवारी हिंदी करके। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो परीक्षा ऐप के द्वारा सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। एक आपको फ्री डेमो टेस्ट भी मिल जाएगा, और आप अगर वहां से पेड जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज का, तो उसमें कोड यूज कीजिएगा APN50। यहाँ पर लिख रखा है APN50। इससे क्या होगा कि आपको 50% का लेस मिल जाएगा, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कितना? 50% का, सीधे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। जो व्याकरण के नियम है उसमें जो वाक्य बंधे हैं, उनमें जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, या फिर पद कहलाते हैं? तो अगर व्याकरण के नियमों से जो वाक्य हैं वो बंधे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके पद। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे पद। अगर व्याकरण नियमों से वाक्य बंधे हुए हैं तो वो पद का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पद। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, तद्भव का अर्थ होता है। तद्भव शब्द का अर्थ होता है, कुछ शब्द आपने पढ़े होंगे, शब्द वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये सब आते हैं। तो तद्भव शब्द का अर्थ क्या है? उससे उत्पन्न, उससे विपरीत, उससे सुनना, या उससे कहना। तो तद्भव का जो अर्थ होता है वो होता है उससे उत्पन्न। क्या होता है? उससे उत्पन्न। और तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। जैसे तत्सम जिस प्रकार से संस्कृत में यूज किए जाते हैं और डायरेक्ट वो हिंदी में आ गए, तो उनको बोला जाता है तत्सम। और अगर संस्कृत में से जो शब्द थे वो परिवर्तित होकर हिंदी में आए, तो उनको बोला जाता है तद्भव। तो तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, तत्सम मतलब उसके समान। जैसे कि अक्षी, अक्षी का क्या बन गया है यहाँ पर? आँख। तो आँख जो है वो तत्सम शब्द है, और अक्षी क्या है? आँख जो है वो तद्भव है, और अक्षी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। तो तत्सम मतलब उसके समान, और तद्भव मतलब उससे उत्पन्न। तो उत्पन्न जो हुआ है शब्द वो है आँख, और उसके समान कौन है? अक्षी। तो अक्षी का मतलब भी आँख होता है, और आँख का मतलब भी आँख, लेकिन जो अक्षी है वो तत्सम है, जो आँख है वो तद्भव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, दो, यहाँ तो नहीं है, दो है। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, संकर शब्द, या विदेशी शब्द। यहाँ पर संकर 2 प्रकार से लिखा है, वर्तनी का भी ध्यान आपको रखना होगा। जो दो भाषाओं से भिन्न 2 भाषाओं से शब्द बने हैं और उनसे एक शब्द मिलकर बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? देशज, संकर, या फिर विदेशी। तो उसको बोला जाता है संकर। कौन सा संकर? ऑप्शन नंबर 3 वाला संकर। 2 भिन्न भाषाओं से बने शब्दों को बोला जाता है संकर, और इसकी जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर 3 में संकर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निपुण का अर्थ है। निपुण का क्या अर्थ है? कुशल, सकुशल, सक्षम, या फिर अकुशल। निपुण का अर्थ होता है, सकुशल का मतलब होता है हम यहाँ पर स्वास्थ्य से समृद्ध हैं, यानी स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वो है सकुशल। सक्षम मतलब करने योग्य हैं। अकुशल मतलब नहीं कर सकते। निपुण, निपुण और इसका जो अर्थ है एक समान, वो हो जाएगा कुशल। निपुण और कुशल एक समान है। निपुण और कुशल का एक ही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आपको निपुण का अर्थ छांटना था। तो निपुण का अर्थ होता है कुशल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें है आना जाना। यह किसका उदाहरण है? जो आना जाना 2 शब्द हैं वो किसके उदाहरण हैं? ये विपरीतार्थक युग्म है, मतलब कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची के युग्म है, सार्थक निरर्थक है, या फिर अनेकार्थी है? बताइए क्या होगा? आना जाना। देखिए, आना फिर जाना तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हो जाएगा आपका विपरीतार्थक शब्द। क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक युग्म हो जाएगा आपका आना
और फिर विपरीत हो रहा है जाना, तो यह है विपरीतार्थक युग्म। पर्याय युग्म, पर्याय युग्म मतलब पुष्प भी होता और पुष्प होता और सुमन, पुष्प सुमन। तो पुष्प सुमन आपका पर्याय युग्म है, मतलब पर्यायवाची है। और सार्थक निरर्थक, जैसे कि पानी वानी कहते ना, पानी वानी पिलाओ, तो पानी वानी ये सार्थक निरर्थक है। और अनेकार्थी, जिसके एक से अधिक अर्थ निकले उसको बोला जाता है अनेकार्थी, तो यहाँ पर अनेकार्थी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है आना जाना में विपरीतार्थक, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक से देखना प्रश्न को, नहीं है, क्या कह रहा है, नहीं है। शर्वरी, भूतेश, भूप, आर्यपुत्र। तो राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में भूतेश, भूप और आर्यपुत्र और शर्वरी, तो यहाँ पर 3 नहीं है और 1 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नहीं है, नहीं होगा। और यहाँ पर राजा का जो पर्यायवाची है वो है आपका भूप, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूप, क्योंकि ये तीनों नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं शब्द नहीं था, ये राजा का पर्यायवाची है, तो कौन सा है, भूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विष्णु, विष्णु के उपासक को क्या कहा जाएगा। विष्णु उपासक या विष्णु या फिर वैष्णव या फिर उपासक। विष्णु के उपासक को क्या कहा जाएगा, बताइए। जी हाँ, तो विष्णु के उपासक को कहा जाएगा क्या, वैष्णव। विष्णु के उपासक को क्या कहा जाएगा, वैष्णव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा है। अन्वय का बताइए कौन सा होगा। अन्वय का संधि विच्छेद, तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा आपका वो होगा कौन सा, अनु धन अय। क्या होगा, अनु धन अय। आपका यहाँ पर अनु धन अय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर उ प्लस आ मिलके उ परिवर्तित हो जाएगा किसमें, वा में, और ना आपका बचेगा आधा, ना बचेगा आपका आधा, तो हो जाएगा आ, आधा ना, और उ जो है आपका मात्रा का वो बदल गया वा में, और आ पूरा जुड़ा यहाँ का अय का, तो यहाँ पर हो गया वा पूरा, और इस प्रकार से बन गया शब्द अन्वय। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। अगला प्रश्न है आपका, विस्तृत का विलोम शब्द कौन सा है। विस्तृत का विलोम शब्द, विस्तार, निस्तार, संक्षिप्त या संक्षिप्त, कौन सा होगा। तो विस्तृत का जो विलोम शब्द होगा वो बोलेंगे कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द होगा संक्षिप्त। जी हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, विस्तृत का विलोम शब्द होगा संक्षिप्त। अगला प्रश्न है आपका, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। नी उपसर्ग से, कौन सी नी, छोटी नी। तो यहाँ पर तीनों में बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निकम्मा में नी उपसर्ग है। किसमें, निकम्मा में नी उपसर्ग है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शतांश में कौन सा समास है। शतांश शब्द में कौन सा समास है। कौन से शब्द में, शतांश मतलब 100वां अंश। और जहाँ पर अंक की बात आ जाए या गणितीय गणना की बात आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर होता है आपका द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है। सिक्का जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रभाव जमाना, पैसा इकट्ठा करना, पैर जमाना या फिर बैठ जाना। तो सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है कि उसने अपना वहाँ सिक्का जमा लिया, अर्थात क्या कर लिया, अपना प्रभाव जमा लिया। क्या कर लिया, प्रभाव जमा लिया। अगला प्रश्न है आपका, क्षुद्र का शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो आपको बताना है क्षुद्र का रूप, तो क्षुद्र जो राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रस से, इसको अच्छे से समझ के करना। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम में प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांडा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडा, अद्भुत रूप
अखंडा, रोम रोम के प्रीति लगे, कोटि कोटि ब्रह्मांडा। तो यहाँ पर जो रस है आपका, अगर आप अर्थ निकालेंगे तो वहाँ पर निकलेगा आपका अद्भुत रस। कौन सा रस निकलेगा? अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग मिल बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। में कौन सा अलंकार है? प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर अनुप्रास? जी हाँ, तो यहाँ पर जनु, मनु, जानो, मानो ऐसे शब्द जब आते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब अलंकार का वीडियो बनाएंगे तब आपको बिल्कुल ये ट्रिक्स सारी बता देंगे। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द किसका? यथार्थ का विलोम शब्द बताना है। क्या होगा? यथार्थ मतलब होता है आपके सामने जो है यथार्थ है, सही है। तो यथार्थ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका काल्पनिक। यथार्थ मतलब जो सामने है, सत्य है, और काल्पनिक अर्थात जो आपके मन में कल्पनाएं चल रही हैं वो। तो यथार्थ का विलोम शब्द होगा काल्पनिक। अगला प्रश्न है आपका वर्तनी से, शुद्ध वाक्य को चुनिए। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। आनंद का आभास होता है क्या? मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ। ज्ञान होता है आनंद का। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, या मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ। बताइए क्या हुआ? आराम से पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो आप अगर कविता पढ़ रहे हैं और आपको आनंद का क्या होता है? ना ही ज्ञान होता है, ना ही आपको आभास होता है। आपको क्या होता है पढ़ने से? अनुभव। क्या होता है? आनंद का अनुभव या अनुभूति होती है। तो यहाँ पर होगा, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माखन चोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए, माखन चोर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। किसके? माखन चोर की बात आती है तो हम किसका नाम लेते हैं? कृष्ण का। तो कृष्ण का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जब भी कोई भगवान अर्थात कोई महान जो वस्तुएं आती हैं तो वो कहाँ पर जाती हैं? सीधे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाती हैं। तो माखन चोर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है आपका, बाण और तालाब पर भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। जो बाण है और जो तालाब है, उसके जो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो भिन्न भिन्न अर्थ बताते हैं, उनकी सही जोड़ी है। वो सर और सिंधु है, कृपाण या उद्धि है, सर और सर है, सेंधा और पुष्कर है। क्या है बताइए? तो जो बाण और तालाब का जो भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द हैं वो हैं आपके सर। सर मतलब होता है बाण और सर मतलब होता है आपका तालाब। बस अंतर है आपके सा में। आप यहाँ पर देख सकते हैं सा में अंतर है। जो तालाब वाला सा है उसमें कौन सा सा है आपका? दंती सा है। और इस वाले में कौन सा सा है आपका? बताइए। चलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा सा है, तालब्य है कि मूर्धन्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? जल वायु किस समास का है? द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, बहुब्रीहि समास का, या फिर द्विगु समास का? जलवायु किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जल और वायु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन से समास का? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा क्या? जलवायु। तो दोस्तों ये थे कुछ 20 प्रश्न जो कि आपके 12/12/2017 की शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं कल की डेट में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और प्रश्नों के साथ। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो है अगले जो टॉपिक ला रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं। एक एक टॉपिक के हम जितने प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज ला रहे हैं कि वर्णमाला में कितने प्रश्न थे और कैसे प्रश्न थे, संधि में कौन से थे, समास में कौन से थे, अलंकार, रस, छंद, एक एक टॉपिक के क्रमसार आपके सारे प्रश्न जो हैं क्रमानुसार आपको देंगे। तो उससे आपको क्या है तैयारी और टॉपिक को पढ़ने में थोड़ी सी मदद जरूर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जैसे ही वो वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन
पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।